बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों का तबादला नवे रोज भी जारी रहा। अमेरिका ने ईरान में तबरेज, हरमुज़गान, चाबहार और बूशहर समेत कई मकामात पर हमले किए जिन्होंने सूरत हाल की संगीनी को नुमाया किया। अमेरिका ने तबरेज में होने वाले हमलों में मुमकिन तौर पर ईरान के मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया जो माजी में भी अमेरिकी और इजरायली हमलों का हदफ बन चुके हैं। इस दौरान चाबहार और कनार्क में भी धमाकों की तस्दीक की गई, जबकि बूशहर में पासदाराने इनकलाब के एक अड्डे को निशाना बनाने के दावे भी सामने आए। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को अपने 3 फौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल करार दिया। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान को अस्करी लिहाज से शदीद नुकसान पहुंच चुका है और उसकी सलाहियतें बड़ी हद तक खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने एक बार फिर यह दावा किया कि ईरान के पास अब महदूद तादाद में मिसाइल और ड्रोन बाकी बचे हैं और आबनाए हरमुज़ पर अमेरिका का कंट्रोल है। उनके मुताबिक हालिया हमलों का मकसद न सिर्फ बदला लेना है बल्कि ईरान की मुमकिना जौहरी मिसाइल सलाहियत को भी मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी अपने एक बयान में कहा कि ये हमले ईरान की उन अस्करी सलाहियतों को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जो आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाजों के लिए खतरा बन सकती हैं। दूसरी जानिब ईरान ने वाज़ेह किया कि वो सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि सिफारती महाज पर भी मुतहर्रिक है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से कशीदगी कम करने के लिए तजावीज़ मौसूल हुई जिनमें मुमकिना जंगबंदी की बात भी शामिल है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान सिफारती कोशिशें जारी रखते हुए अमरीकी कार्रवाइयों का जवाब भी देता रहेगा। उन्होंने तेहरान में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सालिस दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करवाने के लिए सरगर्म है, लेकिन ईरान अमरीकी हमलों पर खामोश नहीं रहेगा। उन्होंने ये तस्दीक भी की कि सालिसों की जानिब से तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन उनकी तफसीलात फिलहाल जाहिर नहीं की जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक की। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आला सतह वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे और यूं ईरान और अमेरिका के दरमियान पसे पर्दा राबिते जारी हैं जिनमें पाकिस्तान का अहम किरदार है, ये खुल के सामने आ चुका। उनकी आला सतह पे मुलाकातों का सिलसिला इस वक्त जारी है, लेकिन खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। ईरान ने दार खुवैन में अपने जेर तामीर जौहरी बिजली मरकज पर अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने उस हमले को पुरअमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करार देते हुए खबरदार किया कि उसके नताइज की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद हो। उन्होंने कहा कि ईरान अपने कौमी मफादात के दिफा के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि यह तंसीब चूंकि अभी इब्तदाई मराहिल में थी और वहां जौहरी मवाद भी मौजूद नहीं था, इसलिए ताबकारी के खतरे का इम्कान नहीं, लेकिन इदारे ने जौहरी तंसीबात के अतराफ में फौजी कार्रवाइयां करते हुए एहतियात बरतने पर जोर दिया है। ईरान माजी में भी ये वाज़ेह कर चुका कि वो चूंकि अमेरिका पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकता, तो इसलिए खित्ते में अमेरिकी तंसीबात को निशाना बना रहा है, जिसके बायस इस जंग के असरात खित्ते के तकरीबन हर उस मुल्क में महसूस किए जा रहे हैं जहां अमेरिकी तंसीबात मौजूद है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें एक इब्तदाई वार्निंग रडार सिस्टम भी शामिल है जो उनके मुताबिक मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। बयान में यह भी दावा किया गया कि अली अल सालिम अड्डे पर मौजूद ड्रोन से मुतल्लिक साजो सामान और एक हैंगर को भी निशाना बनाया गया। कुवैती फौज ने इन हमलों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि उसका फजाई दिफाई निजाम ईरानी ड्रोन्स को रोकने में मसरूफ है। कुवैत ने इल्जाम आयद किया कि ईरान ने उसकी ऑयल तंसीबात और बिजली और पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया, जिससे न सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। उन हमलों के नतीजे में बिजली पैदा करने वाले कई यूनिट्स बंद हो गए, जबकि फायर ब्रिगेड एहलकार भी जख्मी हुए। कुवैती वजारत खारजा के मुताबिक ये कार्रवाइयां शहरी तंसीबात को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाने के मुतरादिफ हैं जो खित्ते में शहरी सलामती के लिए एक संगीन खतरा है। बहरीन में भी खतरे के सायरन बजाए गए, जहां हुकाम ने शहरियों को मोहतात रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की। याद रहे कि हालिया दिनों में ईरान मुतअद्दिद बार कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाने के दावे कर चुका। पासदाराने इनकलाब ने उर्दन में भी अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। उनके मुताबिक ऑपरेशन नसर 2 के तहत अकबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी C-17 और P-8 तैयारों को निशाना बनाया, जबकि अल अजरक के इलाके में वाक़ मुतअद्दिद हैंगर्स पर भी हमला किया गया। इस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यह वाज़ेह किया कि अमेरिका सिर्फ उन ईरानी तंसीबात को निशाना बना रहा है जो आलमी तजारती जहाज़ों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। उन्होंने खित्ते के दीगर ममालिक पर भी ये जोर दिया कि वो इस अहम बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह की सलामती के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। उनके मुताबिक आबनाए हरमुज़ को हर किस्म की रुकावट और हमलों से महफूज रखना जरूरी है, क्योंकि ये आलमी मईशत के लिए शारिक की हैसियत रखती है। मार्को रूबियो ने इस बात का भी इंदिया दिया कि अमेरिका अब भी सिफारती हल की ख्वाहिश रखता है, लेकिन उन्होंने ईरान के अंदरूनी हालात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां पॉलिसी सतह पर वाज़ेह तकसीम दिखाई दे रही है, जहां एक हल्का मुआशी दबाव के पेश नजर फौरी बेहतरी चाहता है, जबकि दूसरा गिरोह सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाए हुए है। ईरान इस किस्म की तकसीम की तरदीद
तरदीद करते हुए यह दावा करता रहा कि ईरानी क़यादत में कोई इख्तलाफात मौजूद नहीं। ईरान के रहबर आला सैयद मुश्तबा खामनाई से मंसूब एक बयान में अब एक बार फिर अमेरिका को खबरदार किया गया कि अगर हमले जारी रहे तो ईरान और उसके इत्तेहादी ऐसा जवाब देंगे जिसे फरामोश करना मुमकिन नहीं होगा, जबकि अमेरिकी सदर के इक़दाम को गैर मौसर करार दिया गया। उन्होंने यह बयान एक ऐसे वक्त पे दिया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान हमलों का तबादला जारी है और कशीदगी का मरकज एक बार फिर आबनाए हरमुस है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अबूरी जंगबंदी के खात्मे के बाद हालात में जल्द बेहतरी के आसार दिखाई नहीं दे रहे और सिफारती रास्ता ही वो वाहिद ऑप्शन नजर आ रहा है जो इस बढ़ती हुई कशीदगी को किसी हद तक कम कर सकता है। लेकिन जमीनी हकायक एक तवील और पेचीदा महाजराई की निशानदही कर रहे हैं और इस गैर यकीनी के दरमियान बार बार कोहे कैलन का नाम लिया जा रहा है जो अब तक ज्यादा जेर बहस नहीं था। अमेरिकी सदर ट्रंप की हालिया धमकियों में इस मकाम का एक से ज्यादा बार जिक्र किया गया। नातांज के करीब वाकई ये जेर जमीन कॉम्प्लेक्स बज़ाहिर एक मुतबादिल जौहरी तंसीब के तौर पर सामने आया, लेकिन वक्त के साथ इसकी नौइयत, इसकी गहराई और इसके मकसद ने इसे सिर्फ एक बैकअप सहूलत से कहीं ज्यादा अहम बना दिया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इस कॉम्प्लेक्स पे हमला ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी ऑप्शंस में शामिल है, लेकिन सवाल यह है कि असल हदफ क्या होगा, वो तंसीबात जो अभी जेर तामीर है या वो मुमकिन सलाहियत जो ईरान हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि यह मरकज 2020 में नातांज में होने वाली तखरीबकारी के बाद एक ज्यादा महफूज और जदीद मुतबादिल के तौर पर बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी गैर मामूली गहराई और बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों को रसाई न मिलने के बायस शकूक व शुबहात मुसलसल बढ़ रहे हैं। एस्फहान के सूबे में वाकई ये पहाड़ नातांज से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि इस पहाड़ में मुतअद्दिद सुरंगें खोदी जा चुकी हैं जिनके मुख्तलिफ दाखिली रास्ते मशरिक, मगरिब और जनूब की समत में मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ एक सादा जेर जमीन हॉल नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर कई लेयर्स पर मुश्तमिल एक पेचीदा दिफाई ढांचा हो सकता है, लेकिन बैरूनी मुशाहिदे की बिना पर कोई भी दुरुस्त अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। 2020 के बाद से इस मकाम पर तामीराती सरगर्मियां बतदरीज बढ़ी। सड़कों की ताबीर, बाद में सुरंगों की खुदाई ने इस मंसूबे को वाज़े किया। 2024 और 2025 में यहां बिजली, हवादारी और हिफाजती ढांचे से मुतल्लिक सरगर्मियां देखी गईं, जबकि हालिया महीनों में इस मकाम की सिक्योरिटी गैर मामूली तौर पर सख्त कर दी गई। कुछ दाखिली रास्तों को जुज़वी तौर पर बंद या महदूद कर दिया गया, लेकिन मुकम्मल तौर पे सील नहीं किया गया, जिससे यह तासुर मिलता है कि इस मकाम पर काम अभी जारी है और ईरानी हुकाम को भी इस मकाम तक महदूद रसाई ही हासिल है। यूं असल सवाल यह है कि इस पहाड़ के अंदर क्या हो रहा है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि इस मकाम पर जदीद सेंट्रीफ्यूजेस तैयार करने के अलावा उनको असेंबल किया जा रहा है, जिन्हें महफूज रखने के लिए इस मकाम को खुफिया रखना मंतकी तौर पर दुरुस्त दिखाई देता है। लेकिन माहिरीन मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर कर रहे हैं। एक इम्कान यह है कि यहाँ महदूद पैमाने पर अफजूदगी की सलाहियत मौजूद हो सकती है, क्योंकि नई नस्ल के सेंट्रीफ्यूजेस कम जगह में ज्यादा पैदावार दे सकते हैं। दूसरा इम्कान हसास आलात, पुरजाजात या जौहरी मवाद के जखीरे का है, जिसे गहराई में महफूज रखा जा सकता है। कुछ तज्जियाकार यूरेनियम से मुतल्लिका सरगर्मियों का इम्कान भी ज़ेर गौर लाए हैं, लेकिन उन तमाम इम्कानात को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं। सेटेलाइट तस्वीर में ना तो किसी रिएक्टर की निशानियां हैं, ना ही किसी भी ऐसे बड़े ढांचे की मौजूदगी जो इस नौइयत की सरगर्मियों की तस्दीक करे। इसी पस मंजर में ईरान के 60% अफजूदा यूरेनियम के जखायर का सवाल अहम हो जाता है। 2025 में इजरायली हमलों के बाद इन जखायर के मकाम के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। कुछ अंदाजों के मुताबिक इन जखायर की बड़ी मिकदार अब भी एस्फहान में मौजूद है, लेकिन ये कयास आराइयां भी की जा रही हैं कि हसास मवाद को ज्यादा महफूज जेर जमीन मकामात पर मुंतकिल किया जा सकता है, जिनमें कोहे कैलन का नाम भी शामिल है। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की इस मकाम तक रसाई ना होना भी इस इबहाम को गहरा करता है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक किसी तंसीब में जौहरी मवाद मौजूद ना हो तो उसका मुआयना जरूरी नहीं। दूसरी जानिब एजेंसी का कहना है कि तामीर के मरहले पर ही मालूमात फराहम की जानी चाहिए, जिसके बायस इस मकाम के हवाले से शुबहात मजीद बढ़े। कोहे कैलन पर अगर मुमकिन हमले की बात की जाए तो उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी गहराई है, जो इसे एक मुश्किल हदफ बनाती है। अमेरिका के पास बंकर शिकन बॉम्ब मौजूद है और ट्रंप ईरान की जौहरी तंसीबात के खिलाफ उनके इस्तेमाल का इशारा भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी कामयाबी कई अवामिल पर मुनहसिर है, जैसे चट्टान की साख, हदफ की असल गहराई और अंदरूनी ढांचे की मालूमात। तो यहां मसला यह है कि कोहे कैलन के अंदरूनी नक्शे के बारे में मालूमात इंतहाई महदूद है, जिसके बायस किसी भी हमले के मौसर होने का इम्कान ना होने के बराबर है। माहिरीन का ख्याल है कि बराह रास्त जेर जमीन हिस्सों को निशाना बनाने के बजाय दाखिली रास्तों, बिजली और हवादारी के निजाम को हदफ बनाना ज्यादा अमली हिकमत अमली हो सकती है। इससे इस तंसीब को मुकम्मल तबाह किए बगैर इसकी सरगर्मियों को मुतासिर किया जा सकता है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि ये कॉम्प्लेक्स अभी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं, लेकिन इसकी तामीर जारी है और उसकी मुमकिन सलाहियत ही इसे अहम बनाती है। शायद यही वजह है कि अमरीकी बयानात में इसका जिक्र बढ़ता चला जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि अमरीकी हुकाम की इस मकाम के हवाले से तशवीश में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इस दौरान उर्दन की अल अजरक बेस के
ईरानी हमलों की जद में आने की इतलात और बारहा खबरों में उसका तज़किरा। ये रॉयल उर्दन एयरफोर्स का सबसे बड़ा और अहम अड्डा है और हालिया बरसों में मशरक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल के बायस इसकी अहमियत मजीद बढ़ चुकी है। ईरान के इस बेस पर हालिया हमले में 3 अमरीकी एहलकार हलाक हुए, जिसकी तस्दीक सेंटकॉम ने भी अपने एक बयान में की और कहा कि ये एहलकार ईरानी हमलों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि उसने ड्रोन्स के जरिए अल अजरक अड्डे पर ईंधन के जखायर को निशाना बनाया, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में तैयारों को भी हदफ बनाने की कोशिश की गई। यह अड्डा दारुल हुकूमत ओमान से तकरीबन 100 किलोमीटर शिमाल मशरिक में सहराई इलाके अल अजरक में वाक़ है, जहां से उर्दनी फजाइया अपने मशरकी और शिमाली सरहदी इलाकों की मौसर निगरानी कर सकती है और इसकी तारीख 1 सदी से भी ज्यादा पुरानी है, जब 1918 में अरब बगावत के दौरान इसे फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जब इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह 1981 में किया गया और इसे एक उर्दनी पायलट मौफक अल सतली के नाम से मंसूब किया गया। तकरीबन 35 किलोमीटर रकबे पर फैला यह अड्डा न सिर्फ जंगी स्क्वाड्रन्स और फजाई दिफाई सहूलियात का हामिल है, बल्कि यहाँ F-16 तैयारों की देखभाल के अलावा उनको अपग्रेड करने के लिए जदीद तंसीबात भी मौजूद हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि यह अड्डा उर्दन और अमरीका के दरमियान अस्करी ताउन के तहत एक अहम मरकज के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा, अगरचे उर्दनी हुकाम इसे अपनी फजाइया का ही अड्डा करार देते हैं। खित्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में इस अड्डे की सरगर्मियों और अहमियत पर आलमी तवज्जो बदस्तूर मरकूज है। इस दौरान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान अब ऐसे तेज रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो न सिर्फ अपनी समत बदलने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि दिफाई निजाम को चकमा देने में भी ज्यादा मौसर साबित हो रहे हैं। वो रिपोर्ट ये बताती है कि तेहरान को मुमकिन तौर पर रूस या चीन की तकनीकी या इंटेलिजेंस मुआवनत हासिल हो रही है, जिसने अमरीकी खदशात में मजीद इजाफा किया, क्योंकि सदर ट्रंप इससे कबल खुद भी ऐसे इशारे दे चुके हैं कि चीन ईरान की मदद कर रहा है। लबनान की सूरत हाल को इस पूरे मंजरनामे से अलग करके देखना मुमकिन नहीं, क्योंकि लबनान को इस वक्त इजरायली जारहियत का सामना है। एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि लबनानी सदर जोसेफ ऑन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान जनूबी लबनान से इजरायली अफवाज के इनखला के हवाले से फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हुआ। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में सदर जोसेफ ऑन ने वाज़ेह किया कि इजराइल को पहले मरहले में मखसूस इलाकों से इनखला शुरू करना होगा, जबकि उन्होंने लबनानी फौज के लिए अमरीकी ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। यह पेशरफ्त एक ऐसे वक्त पे हो रही है जब इजरायली अफवाज ने जनूबी लबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है और हालिया हमलों के बायस लाखों अफराद बेघर हुए, जबकि हिजबुल्लाह हुकूमत के उन इकदामात की शदीद मुखालिफत कर रही है। दूसरी तरफ सदर जोसेफ ऑन का यह दौरा 2009 के बाद किसी भी लबनानी सदर का पहला दौरा है। दूसरी जानिब इजरायली वजीर दिफा इजराइल काटिस ने खबरदार किया कि ईरान के इजराइल पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उसका यह बयान इसलिए भी मानी खेज है क्योंकि ईरान के मिसाइल हमलों को उर्दन और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर रोका है। इस पूरे मंजरनामे में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का हालिया बयान भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है, जिसमें उन्होंने अमरीका पर इन्हसार कम करने और दिफाई खुद कफालत की बात की। लेकिन माहिरीन के मुताबिक इजराइल की फौजी, तकनीकी और सिफारती बुनियादें अब भी बड़ी हद तक अमरीकी ताउन से जुड़ी हुई हैं और मुकम्मल खुद इन्हसारी एक तवील और पेचीदा हदफ है। यूं एक तरफ ईरान और अमरीका दोनों ही अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सिफारती कोशिशें जारी हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि खित्ता इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां हर नया कदम न सिर्फ ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है, बल्कि आने वाले वक्त की तायुन भी करेगा। इस पूरे मंजरनामे पे गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जो इब्तिदा में मंजरनामा वज़ा हुआ और जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, उसी पे अब मुख्तलिफ मुबाहिस के जो पहलू हैं उसके ऊपर तबसरा करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक्स एम्बेसडर इमरान अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। मैं दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। इमरान साहब, अभी जो मौजूदा डेवलपमेंट हो रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, जो हमलों का तबादला है, ये नवे रोज़ के अंदर दाखिल हो चुका है। एक कहता है मैं 21वीं लहर जारी कर चुका हूँ, दूसरा ये कहता है मैं 3 जो हमारे फौजी मरे उनका बदला ले रहा हूँ। तो ये सूरत हाल किस तरफ को जाती दिखाई दे रही है कि अब तो जो फौजी अहदाफ हैं उससे बढ़ के जो जानी नुकसान है उसकी तरफ भी जाती हुई चीज़ दिखाई दे रही है। अब ईरान ने जिस हद तक नुकसान बर्दाश्त किया उसके बाद से उस पर सैकड़ों हमले हो चुके हैं, तो अब टेबल के ऊपर बैठने के लिए ईरान के पास क्या है और अमेरिका के पास क्या? दोनों के पास लगता है जी फिलहाल तो कुछ नहीं है। जो एक डॉक्यूमेंट थी जिस पे दोनों बात कर सकते थे, उस पे ईरान ये समझता था कि वो डॉक्यूमेंट एक फसाड है और अमेरिका उस पर अटैक करेगा ही करेगा। और अमेरिका ऑफ कोर्स मुझे तो लगता है उन्होंने ईरान को ट्रैप किया। ईरान को 60 डेज तक तामुल मिजाजी से काम लेना चाहिए था। देखिए, ईरान विक्टिम है, ईरान मॉरली करेक्ट है, ईरान हर लिहाज से ठीक है, लेकिन एक होती है इंसान को सिचुएशन का फहम चाहिए कि दूसरी तरफ एक बेहस और बड़ा मुल्क है अगर,
तो आपको उसके साथ मामला फहमी से रहना चाहिए। जब 3 टैंकर्स पे ईरान ने अटैक किया, अगरचे वो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना वो टैंकर्स पूरे तबाह हुए, वो बहाना मिल गया अमेरिका को दोबारा स्टार्ट करने का। मामलात हैरानी की बात यह, स्विट्जरलैंड तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसके बाद जब आंजहानी शहीद खामनेई की रसूमात थी, उसके दौरान ईरान के जो स्ट्रीट थी उस पर बड़े बदला। नेचुरली इंसान तो यही कहते हैं। उसके बाद से ताल्लुकात खराब हो गए। वो तातुल जो था एक 10 दिन का, जिस दौरान ना मीडिएटर्स थे ना टॉक करने वाले, उससे मामलात खराब हो गए। और अब इस वक्त वाकई का बहुत तशवीश की बात है जहाँ जिस तरफ जा रहे हैं। गुल साहब, आप क्या समझते हैं? सर, ईरान तो कहता है कि सालिसों की सिफारिशात कुछ आई हैं, उस पर गौर खोज करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते या रिवील नहीं कर सकते, लेकिन जवाबी हमलों का सिलसिला जो है वो जारी उसारी रहेगा। अब जहाँ पे बातें डिसैलिनेशन प्लांट को हिट करने की आती रहें, मशरक़ वस्ता के ममालिक जो कह रहे हैं कि हम इस वक्त ज़ेरे एताब हैं और हमारे ऊपर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम 24 घंटे जो है वो एक्टिव इस वक्त पड़ा हुआ है, तो अभी मामला फहमी के लिए या टेबल पे बिठाने के लिए कार्ड्स क्या हैं कि जिसको दिखा के माइल किया जा सके और जिसकी गारंटी भी दी जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया यासर साहब, आपने मदू किया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, इस टाइम पे एक चीज़ समझनी चाहिए है ईरान को, और वो सबसे बड़ी ये है कि इस टाइम पे उसके दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हैं। और जो दोस्त अरब दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनको ख़्याल करना चाहिए। कभी-कभी चीज़ों के ऊपर तरह भी दे देनी चाहिए। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा-सा ये देखा जाए कि जितने भी अरब ममालिक हैं, जिनके खिलाफ ईरान इस टाइम पे हालत जंग में है, तो वो अरब ममालिक क्या कर सकते हैं? क्या अमेरिका को ज़ोर बाज़ू से इन्खला करवा सकते हैं, या उनके पैसे बंद कर सकते हैं, या उनको अपनी सरज़मीन ज़ोर ताकत से जो है वो ख़त्म करवा सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बेचारे कमज़ोर मुल्क थे और यही तो वजह थी कि उन्होंने अमेरिकन डिफेंस शील्ड हासिल की, लेकिन ये डिफेंस शील्ड उनके लिए बाइस रहमत की जगह बाइस रहमत बन बैठी। अब दूसरी जानिब ईरान ने जो 3 ऑयल टैंकर के ऊपर हमला किया, जिसका अभी इमरान साहब ने जिक्र फरमाया, तो उन 3 ऑयल टैंकर के ऊपर हमला करके बाद में उन्होंने कहा कि जी हमारी ये गलती थी। तो क्या हासिल क्या हुआ इससे? इसका मतलब है कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। लेकिन ये जो वन रॉन्ग यू टर्न होता है, ये आपको बहुत आगे तक लेके चला जाता है। इसलिए इस टाइम पे ये बात दुरुस्त है कि ईरान ने जो समझा था कि ये एक फसाड है, ये सिर्फ एक बहाना है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज है जंग को थोड़ा सा तूल देने के लिए। अब अमेरिका एक नई स्ट्रैटेजी और नई हिकमत अमली से, जिसके अंदर इजराइल को बिल्कुल उसने बाहर निकाल दिया, ना गजा का जिक्र, ना फलस्तीन का जिक्र, ना लबनान का जिक्र। इस वजह से इस सारे के अंदर उन्होंने इजराइल को तो, जो कि मेन कल्प्रेट है, जो बुनियादी कल्प्रेट है, उसको तो उन्होंने क्लीन चिट दे दी। और लड़ रहे हैं अमेरिका, अरब ममालिक और ईरान। तो नतीजा यह है कि डिसैलिनेशन, जिसका आपने अभी जिक्र फरमाया, 1 करोड़ की आबादी तकरीबन मुंसलिक है जो इन डिसैलिनेशन प्लांट से पानी पीती है। और अगर ये न्यूक्लियर की जो बातें हो रही हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे कंटामिनेटेड वाटर हो जाएगा। ना सिर्फ आबी हयात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, बल्कि ये पानी किसी के पीने के लायक भी नहीं रहेगा। और एक इतनी बड़ी नेचुरल कैटास्ट्रोफी आएगी कि उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि पानियों को तेलों में भर के, तेल के टैंकरों में भरकर जो है वो नहीं भेजा जा सकता। और अगर वो पहुंचेगा भी, तो अभी यासिर रशीद साहब को, एम्बेसडर इमरान साहब को अभी पानी चाहिए। अगर ये 15 दिन बाद पहुंचेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये जो चंद चीजें हैं, इनके ऊपर गौर करना पड़ेगा अमेरिका को। सारे एक हिकमत अमली मैं समझता हूं कि ईरान की ये हो सकती है कि ईरान ये समझता है कि मैं जंग को अगर फैलाऊंगा तो गल्फ के ममालिक, दीगर ममालिक मिलकर एक प्रेशर, एक दबाव लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जंग नहीं लड़ रहा, ये लड़ रहा है नेतन्याहू की, अपने लेकिन इस पे आपका ये जो मौक़िफ़ है कि $9 बिलियन वो फ़ायदा उठा चुका और जंग वो अमेरिका की नहीं लड़ रहा, किसी और की लड़ रहा है। इमरान साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे कि इस पूरे मंजरनामे से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो वाइप आउट होके कहीं बाहर बैठा हुआ है, जैसे उसको क्लीन चिट मिल गई है और उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, उसका डिफेंस सिस्टम जो दबाव में आया हुआ था या उसके स्टॉक पाइल्स जो कम हो रहे थे
वो तो इस वक्त फिर से उनको रीगेन कर रहे हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो दुनिया की नहीं है, तो किस हद तक इजराइल कामयाब रहा इस पूरे मंजर में? इसराइल जी अभी तक कामयाब है, सिवाय इसके कि जब एमओयू साइन हुआ था उस वक्त इसराइल में बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये पीस हो रहा है और ईरान एक कामयाब कमिटी ऑफ नेशंस में एक अच्छा मुल्क बन के उभरेगा, यही पाकिस्तान का पॉइंट है। लेकिन आप ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह अभी अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, ईरान के पास एक ही फिलॉसफी है जंग की, कि जितना ज्यादा पेन, जितना वाइड स्प्रेड पेन होगा जंग या अमन की तरफ, ऐसी टर्म्स पे जाएंगे जिसको इज्जत वाली टर्म्स ईरान कह सकता है। ईरानियों जिनसे भी मेरी बात हुई है, ठीक है, वो बहुत हाई अप नहीं है, वो कहते हैं देखो यार, गाजा पे इन्होंने मार दिया, बच्चों को टारगेट करके मार दिया, दुनिया का तो कोई ज़मीर ही नहीं है, हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी ईंट से ईंट बजा देंगे। जब तक हम एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट ना करें, तो ईरान का एक ही, जिस तरह वो जर्मनी का श्लेफन प्लान था, इनका भी एक ही प्लान है कि हम इसको वाइड करें। और इसी वजह से अब आज की खबरें हैं, और तो पाकिस्तान के लिए वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं कि बाबुल मंदब के ऊपर भी, बाबुल मंदब को भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं हुतीस जो हैं। तो ईरान का एक ही प्लान है, ईरान से आप कुछ और एक्सपेक्ट ना करें। वो ये समझते हैं कि जितना अभी बाबुल मंदब का फायदा ये है ईरान को, कि ईरान को इतना नुकसान नहीं होगा अगर अमेरिका उसको ब्लॉकेट भी कर देता है, यमन को नुकसान होगा, हुतीस को नुकसान होगा, और सबसे बड़ा नुकसान यूरोपियन यूनियन के मालिक को होगा, जहाँ से ऑयल और बाकी चीजें उनको जाती हैं। तो जहाँ तक आपकी दूसरी बात थी कि कोई मीडिएशन की कोई चीजें पहुंची हैं, हो सकता है कि कोई उस एमओयू को रीड्राफ्ट करके उसको इमरजेंट करके पाकिस्तान ने भेजो, लेकिन पाकिस्तान में भी वो जोश, वो जज्बा, वो बहुत कम हुआ है। पाकिस्तान हर्ट है, पाकिस्तान इज वेरी हर्ट एट दिस मोमेंट। तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक जो है वो कशमकश का शिकार है? गुल साहब, रीड्राफ्ट भी अगर किया गया हो तो आप ये देखिए, मेरा सवाल बारहा ये रहेगा कि जब एमओयू के लिए बैठे थे तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जंग से पहले मौजूए गुफ्तगू थी वो तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कितना नुकसान हुआ, किसने क्या फ़ायदा उठाया और मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है, और उस नुकसान के एवज़ क्या हासिल करना है। तो जिसके बारे में हमने सुना कि $300 बिलियन का एक मंसूबा आएगा मुआशी तौर पे। अब उस पूरे मुज़ाकरात के बाद सैकड़ों मकामात ऐसे हैं जहां पे पै दर पे हमले हो चुके हैं, मजीद नुकसानात हो चुके हैं, गल्फ कंट्रीज के नुकसानात हुए हैं। तो अब की बात टेबल पे बैठना जो है, उसमें नुकसान वाला खाना वो मजीद जो भरा हुआ है, फिर उसके अजाले की बात हो रही होगी, उसके ऊपर बहसो मुबाहिसा हो रहा होगा, और फिर कोई ना कोई उसमें से उनसर निकाला जा रहा होगा। क्या होगा? देखिए सर, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं जिनके ऊपर गौर करना है। पहली बात यह है कि $300 बिलियन, आपको याद है आपके साथ बात हुई थी, मैंने कहा ये नहीं देंगे, ये सिर्फ ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अमेरिका ने कभी किसी के पैसे दिए हैं? वो तो लोगों के पैसे खाते हैं। असल में बदनीयती शुरू ही यहीं से हुई, क्योंकि दे डू नॉट वांट कि वो पैसे जो कि ईरान के हैं, JCPOA का मुआहदा क्यों खत्म किया गया था? क्योंकि ईरान को पैसे देने थे, ईरान के फ्रोजन अकाउंट्स को अनफ्रीज करना था, नहीं दिया गया। उसके बाद जो है वो अब इनका जो सिलसिला है, अब ये जो बाबुल मंदब है या हुरमुज है, ये मुकम्मल तो ब्लॉक कोई भी नहीं कर सका ना। 2-4 जहाज तो गुजर ही जाते हैं, लेकिन 130 जहाज गुजरते थे, अब वहां 2-4 गुजरते हैं। ये बाबुल मंदब, अब जब बाबुल मंदब स्ट्रेट्स को अगर इन्होंने बंद किया, बंद से मुराद रखना डाल दिया। 3 जहाज पहले अमेरिकन नेवी के, उनको निशाना बनाया जा चुका है 2024 के अंदर, और उसके बाद वहां बाबुल मंदब एक प्रॉब्लम रही है, वो इस पर निस्बतन ज्यादा नैरो जगह है और वहां रखना डाला जा सकता है। कोई प्रोजेक्टाइल, कोई ड्रोन कामेकाजी स्टाइल का। देखिए ना, कामेकाजी ड्रोन जो था वो पूरी तस्वीर बना के USS अब्राहम लिंकन की ले गया और उनके किसी बंदे को वहां नहीं पता चला, उसकी वीडियो मौजूद है। तो ये इसका मतलब है
कि अभी तक तो अमेरिकन के पास इसकी टेक्नोलॉजी का तोड़ नहीं है। वैसे भी ये बेडू टेक्नोलॉजी के ऊपर उस सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं इरानियंस, और वो लोग कर रहे हैं जीपीएस के ऊपर। 2 मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं। साथ ही साथ इसके अंदर गारंटर की बात है। असल चीज यहाँ आती है, और मैं चाहूंगा कि इमरान साहब इस पे जरूर थोड़ा सा हमारी रहनुमाई फरमाएं। बड़े सीनियर और बड़े, मैं इनको पसंद से सुनता हूँ। देखिए, असल मसला यह है कि जो गारंटर है वो कौन है। पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री। देखिए ना, हम एक मिडिल पावर के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं, लेकिन वी कैन नॉट गिव गारंटी अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के साथ तो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। अमेरिका के खिलाफ क्या गारंटी देंगे कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम बदले में हमला करेंगे अमेरिका पर? ये तो नहीं कर सकते। 2 मुल्क हैं जो कर सकते थे, एक चीन एक रूस। दोनों ने इस टाइम पे माजी के अंदर भी ये किरदार दिखाया, जबकि वाहिद उनका किरदार सीरिया के अंदर दोनों के एयरक्राफ्ट कैरियर इकट्ठे थे। लेकिन गजा के अंदर जो कुछ हुआ, बुचरी हुई, नस्ल कुशी हुई, लेकिन ये दोनों मुमालिक खामोश रहे। आई एम वेरी सॉरी टू से। और अब जो दुनिया के अंदर जो सूरत हाल बन गई है, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमिक कंडीशन खत्म हो गई है, और टी पॉट इंडस्ट्री जो कि ईरान का तेल खरीद के, इलीगल तेल खरीद के चाइना की जरूरियात पूरा करता था, उन्होंने भी अब वहां से ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया। जिसका मतलब यह है कि ईरान के पास तंग आमद बजंग आमद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ये जंग तवील होती है तो गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर चली जाएगी, और पूरे रीजन के जितने लोग हैं गुरिल्ला वॉरफेयर के वो शामिल हो जाएंगे। इफ यू रिमेंबर, आपके साथ बात हुई थी, 7 अक्टूबर 2023 को शुरू होने वाली जंग पूरे खित्ते में ऐसे फैली है कि अब ये पूरी दुनिया के अंदर अपने असरात मुरतब कर रही है। दिस इज गोइंग टू बी अ हॉरिफिक, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि अब आप केप ऑफ गुड होप से लेके जाना चाहेंगे, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, वहां फ्रेट चार्जेस ज्यादा लगेंगे, वहां जो है टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। दुनिया तो ये देख ही रही है इस पूरी मंजरनामे में। मईशत को जिस हद तक नुकसान हो चुका है, अफराते ज़र में जिस हद तक इजाफा हो रहा है ये ऑयल प्राइसेस की वजह से। इमरान साहब, जो बात गुल साहब ने की, गारंटर कौन होगा? गारंटी तो चाइना और रशिया। चाइना ने बात की थी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हम मीडिएशन कर देते हैं, तो उल्टा चाइना पे इल्ज़ाम लगा दिया गया अमेरिका की जानिब से कि यमनी हूतियों का असलहा तुम फराहम कर रहे हो। तो इस ज़िमन में गारंटी किसकी मानी जा सकती है जिसको लेके मुस्तकबिल का नक्शा तरतीब दिया जा सकता है? कोई भी नहीं है। और पाकिस्तान के मुतालिक बिल्कुल ठीक कहा अब्दुल्ला साहब ने। पाकिस्तान में वो ताकत नहीं है कि वो अमेरिका को मनवा सके ईरान की खातिर, और ईरान को मनवा सके अमेरिका की खातिर। शुरू में ज़रूर हमने कहा कि हम एक अच्छी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन शायद हमने उम्मीद में ये भूल गए। जो अब्दुल्ला साहब बता रहे हैं कि नियतों का तो फतूर है। $300 बिलियन के ऊपर जो था ना, वो ये था कि अमेरिका और ईरान मिलके कोई प्लान डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान यही चाहता था कि शायद ये बैठ जाएं तो कोई आगे का कोई फायदा हासिल हो जाए। लेकिन इन दी एंड ये देखा गया है कि नीयतें साफ नहीं है, और वो जो इजराइल का प्लान है कि ईरान की ईंट से ईंट बजा दी जाए, जो कि असली था, ना रजीम चेंज थी ना कोई और चीज़ थी, कि ईरान खड़ा ना हो सके दोबारा। और उसके अंदर ये था कि अब इनमें भी सिविल वॉर शुरू हो जाए। कुर्दों वगैरह को कहा वो नहीं माने। तो अब जब ईरान अगर बुरी तरह वीक हो जाता है, तो फिर जिस तरह फरमा रहे हैं वो कि मिलिशियाज का राज होगा, ईरान की डिसइंटीग्रेशन की बातें होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले ईरान के पास भी अच्छा प्लान है। बहुत अजीब लगता है पाकिस्तान को हम मुसीबत में पड़ गए हैं कि जितना ज्यादा वाइड स्प्रेड दुख दुनिया को दे सकते हैं वो पीस की कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी। याद रखें, एरियल बम्बार्डमेंट से या सी की तरफ से पाकिस्तान एसेट भेज दे, बड़ा मुश्किल है हूथियों से खुलवाना कि वो हम उनको फोर्स कर देंगे। बड़े वाइड स्प्रेड है जत्थे हैं। जो ये जहाज को उनके मारने की कोशिश की गई थी, चाहे सऊदी अरेबिया ने की थी, चाहे किसी प्रॉक्सी ने की थी, वो उन्होंने नादिर मौका जाना था डिप्लोमेटिक आदाब के खिलाफ कि उनकी लीडरशिप ईरान के जहाज में मार दो। तो वो इसीलिए था कि अगर ये उतर गए तो इनको असैसिनेट करना बहुत मुश्किल है। तो अभी सच्ची बात है, मैं बातें तो कर सकता हूँ, लेकिन कोई उम्मीद की वाज़े किरण नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं यहाँ, और ख्याल ये किया जाता है कि उनका बहुत हाई लेवल पे भी, मिलिट्री लेवल पे भी मीटिंग है। और मोहसिन नकवी के साहब के साथ तो है ही
क्या पता वो कोई ऐसा पैगाम लाए हो या ऐसा जवाब लाए हो जो बिहाइंड द सीन्स टॉक्स हो रही हैं। जो पसे पर्दा लेकिन वो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो उसके चीज़ लिए कोई की नतीजा वजह से निकाल सके, लेकिन ईरान की इस वक्त स्ट्रेटजी ये है कि जिस हद तक भी इस जंग का दायरा कार फैला दिया जाए वो इस नुक्ते के ऊपर माइल करवाएगा कि मुज़ाकरात किन टर्म्स के ऊपर होने। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मज़ीद बात करेंगे और इसके मज़ीद एस्पेक्ट देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब के अंदर खित्ते को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इस वक्त जो कोशिशें चल रही हैं वो रायगा किस हद तक होंगी या पाया तकमील तक किस हद तक पहुंचेंगी, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल देखें, हमें उर्दन, बहरीन, कुवैत, वहाँ पर जो सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं, फिर खलीजी ममालिक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमले हो रहे हैं, और दूसरा अगर ईरान को देखें तो ईरान में भी हमलों का सिलसिला जो है वो वसीतर होता चला जा रहा है। तो इसके नताइज क्या निकलेंगे अगर ये रिफ्ट खत्म भी होता है? तो जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, ये तो फिर भी किसी न किसी मामले पे ट्रिगर करता रहेगा मुस्तकबिल में भी। जी सलमान, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा कि इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और अभी आज जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल मार्को रूबियो का स्टेटमेंट था रिगार्डिंग डिप्लोमेसी और आज एक सर्वे भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शेयर किया है जिसमें बाय एंड लार्ज अमेरिकन पब्लिक इज फॉर पीस एंड आई डोंट नो उन्होंने क्यों ट्वीट किया है। ऑन ग्राउंड असल में अभी एक स्कॉच अर्थ पॉलिसी और लेस देन लेस ऑफ वॉर एंड मोर ऑफ स्कॉच अर्थ पॉलिसी। अगर आप ईरान की साइड देख लें तो मेनली जो फ्रंट लाइन के सूबे हैं इनके 5 जो है उसमें आपका सिस्तान और बलूचिस्तान है, फिर हरमुज़गान है जहाँ बंदर अब्बास है, सबसे ज्यादा अटैक्स हुए। फिर आप ऊपर चले जाएं, बेसिकली शिराज का कुछ इलाका है एंड देन यू गो अप टू खुज़िस्तान जो है कुवैत के साथ। ऑल अलोंग जो तकरीबन 150 किलोमीटर की पट्टी है, इस पे बहुत ज्यादा टारगेटिंग हुई बिकॉज यहाँ पे काफी सारे उनके ड्रोन बेसिस हैं। और दूसरा जो है अगर आप इसकी ज्योग्राफी से वाकिफ हो तो जो बेसिकली जरगोस माउंटेन्स यहाँ पे थोड़ी सी हाइट कम हो जाती, तो मे बी आई थिंक यहाँ पे पिन डाउन करने की एफर्ट है। लेकिन उसमें ब्रिजेस को निशाना बनाया गया है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका भी आई थिंक काफी इफेक्ट हुआ है और ये सारे डिपेंडेंट है डिसैलिनेशन प्लांट्स। इसी तरह अक्रॉस द गल्फ आप चले जाएं जो इमीडिएटली सामने ममालिक, उसमें कुवैत है, बहरीन है ज्यादा जिस पे हमले, फिर डेफ में इजिप्ट जॉर्डन है और कुछ ना कुछ आई थिंक जो है कतर के ऊपर भी गिरता रहा है इनका इम्पैक्ट जो है। तो ये भी एक स्कॉच अर्थ पॉलिसी टाइप नजर आ रही है जिसमें मिलिट्री टारगेट्स तो अपनी जगह, लेकिन इसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। खुदा न खास्ता डिसैलिनेशन प्लांट्स पे अगर मुतवातिर हमले होते हैं तो दोनों तरफ देयर बी ह्यूज क्राइसिस ऑफ वाटर, वहां पे कोई दरिया वगैरह नहीं है, बेसिकली दे डिपेंड ऑन डिसैलिनेशन। तो इसका मतलब है कि एक इंसानी बुरहान भी पैदा हो सकता है और फिर इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो आ रहा है मार्केट्स पे, एनर्जी मार्केट्स पे, आपने देखा पाकिस्तान के अंदर अभी ऑलरेडी बातचीत शुरू होगी कि डेली शायद एडजस्ट किए जाएंगे रेट्स में। तो ये इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन और इसमें अभी जो आई थिंक एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आज नजर आई है, रॉयटर की खबर थी कि शायद एक और पीस के इंटरवेंशन की जा रही है। आई थिंक सारी दुनिया को उस पर फोकस करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि 3 एंटिटीज जो लड़ रही हैं इंतहाई अनस्टेबल हैं और आपकी बात ठीक है कि कुछ भी हो सकता है। तो सर बात जो सालसी की है उस पे तो ईरान का मौक़िफ़ आ चुका कि सालसों की कुछ सिफारिशात हमारे तक पहुंची हैं, हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी उस पर गौर खोज करेंगे, लेकिन अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब जैसे देखिए कि कहा जाता है कि एक भी अमरीकी फ़ौजी मर जाए तो अमरीका उसका मुतहम्मिल नहीं होता। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम 3 फ़ौजियों का बदला ले के ये हमने हमले किए हैं, तो इस तरह की सूरत हाल तो सर किसी भी MOU को या किसी भी एग्रीमेंट को स्टैंड होने नहीं देगी। जी बिल्कुल है, लेकिन आई थिंक जो कैजुअलिटीज पे मेरी अपनी एस्टिमेट है ज्यादा है इसमें। अगर आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को देखें जिस तरीके से अटैक्स हुए हैं, डेफिनेटली इट इज मोर देन 3, कई लोग कह रहे हैं शायद 2 डजन कैजुअलिटीज हैं। और वॉर टाइम में जब आप लड़ाई करने जाते हैं ये तो नहीं हो सकता कि कैजुअलिटीज नहीं होगी, दिस इज नेचुरल आउटकम है। बाकी जो है मैंने आपको बताया है कि मेनली जो पीस के लिए इतनी एफर्ट हुई और भाई आप कैलकुलेट करें कि खुदा ना खासा लेट से ये आगे स्ट्रेच करती है लड़ाई 10-15 दिन और तो और ज्यादा नुकसान होगा, बट अल्टीमेटली दे विल कम टू नेगोशिएशन टेबल और वहां पे फिर बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो दे हैव टू आई थिंक कैलकुलेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दोनों साइड्स को करना चाहिए
कि इसमें किसका फायदा किसका नुकसान है। आई थिंक इट्स मोर ऑफ ईगो नाउ देन स्ट्रेटेजी जो है, ये ईगो का मसला बना हुआ है। ट्रम्प की ईगो का भी है और दूसरी साइड पे आई वुड से IRGC है, बिकॉज आई थिंक जहाँ पाकिस्तान कतर इनको लेके गए थे, बड़ा ही अच्छा विन विन सिचुएशन था और आई वुड से कि ईरान वाज ऑन अपर हैंड, मॉरली भी और मिलिटरीली भी बड़े अच्छे उस पे नोट पे खत्म हो सकती थी। बट लेट्स सी कि अभी इसको किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाता है। लेकिन अभी जो विंडो है आज की, आई थिंक इस पे ज्यादा फोकस है कि हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो और फिर दोबारा नेगोशिएशन टेबल की तरफ इनको लाया जाए। अच्छा सर, अभी अगर सूरत हाल हम देखें यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि एक जेर तामीर पावर प्लांट के ऊपर भी हमला किया गया। अब अगर हमलों का दायरा इस हद तक वसी किया हुआ है तो फिर मुस्तकबिल के अंदर बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को ईरान जो है वो वेलकम किस तरीके से कर सकता है? जिसमें देखें अभी अगर तो इसका फैलता है दायरा तो फिर तो आई थिंक देयर विल बी ह्यूज लॉस। उस दिन भी हमने बात की थी कि देन देयर आर चांसेस कि खुदा न खास्ता अगर इसमें दो ममालिक टारगेट होते हैं, देखिए किसका नुकसान है। बाय द वे लेट्स से अगर अमेरिका का भी देखा जाए तो वो तो बाहर से आए हुए हैं, क्रॉस द अटलांटिक है, इजराइल भी एक साइड पे वेस्ट एशिया में। मेनली तो इसमें मुस्लिम ममालिक आपस में मारे जा रहे हैं ना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इनका एक लेट्स से परसेप्शन है पीस स्टेबिलिटी की, वो खत्म हो रही है। और अगर मिसकैलकुलेशन हो इसमें, आपको पता है काफी सारे मुआहदे हैं पाकिस्तान के भी, स्पेशली सऊदी अरेबिया के साथ, अगर अभी तक तो बड़ा रिस्ट्रेंट रहा है और इतना अगर पुश किया जाता है कि पाकिस्तान जंप से, जस्ट इमेजिन के फिर होगा क्या, फिर जहाँ पे बैठ के हम मातम ही कर रहे होंगे आई थिंक इस्लामिक वर्ल्ड का। तो दैट्स व्हाई इट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाए और जितना हो गया उसके बाद दे शुड कम बैक। और अभी भी आई थिंक पीस कैन बी गिवन अ चांस और सिचुएशन को बचाया जा सकता है, बट अदरवाइज देयर आर चांसेस कि चीजें बिल्कुल हाथ से निकल जाएंगी। यू कांट इवन आई थिंक इमेजिन कि फिर क्या होगा। अब ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि अब जब टेबल पे बैठेंगे तो सूरत हाल वही होगी जो गुज़श्ता बार टेबल पे बैठे हुए थी? क्योंकि उससे पहले जब टेबल पे बैठे हुए थे तो आबना हरमुज़ वाला मामला नहीं था, तब जब बैठे तो आबना हरमुज़ वाला मामला था, क्योंकि ईरान का ये मानना था कि जिस हद तक नुकसान हुआ या जिस मामले में हम अपर हैंड हैं हम उस बारे में निगोशिएट करेंगे। तो अभी की बार जब बैठना होगा तो ये पुरानी बैठक से चेंज चीज़ें होंगी या वही होंगी, या उस पे अपर हैंड किसी मुल्क का दिखाई देगा? ये देखिए मेरे ख्याल में तो मायदे में शायद इंटरप्रिटेशन का गैप था। बाय एंड लार्ज जो इंटरनेशनल स्टेट्स हैं वहां पे फ्री नेविगेशन होती है। यस, इसमें जरूर है बिकॉज ईरान शुड बी लुकिंग एट सिक्योरिटी, ये चीजें रिपीट ना हो। मेरे ख्याल में अभी जब बैठेंगे तो आई थिंक देयर बी स्लाइटली डिफरेंट सिचुएशन। आई डोंट नो कि मिलिट्री अभी सिचुएशन जो है ऑन ग्राउंड और जो अटैक्स उनका इम्पैक्ट क्या आया है, बिकॉज इफ यू लुक एट टारगेटिंग, इफ ईरान वाज टारगेटिंग 10 दैट्स इट, और तो तकरीबन 100 टारगेट्स अक्रॉस द गल्फ एंगेज हो रहे थे। इसका मतलब है कि शायद उधर ज्यादा नुकसान हुआ। एंड देन वी हैव टू लुक एट यू नो कि जब दोबारा स्टार्ट होता है कहाँ पे होता है और क्या होगा उसका स्टार्ट पॉइंट। बट बाय एंड लार्ज जो इस्लामाबाद आप कह लें एग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट था, वो दैट कैन बी अ बेसिस फॉर फर्दर नेगोशिएशन। इसमें मेरे ख्याल में चाइनीज रशियन फेडरेशन की भी एफर्ट होगी कि चीजों को यहाँ पे रोका जाए, बिकॉज जो एनर्जी क्राइसिस है या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा उसको तो खैर कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल वाटर्स भी है, इंटरनेशनल कमर्शियल एयरलाइंस का बहुत बड़ा कॉरिडोर है और ऑलरेडी फ्लाइट्स डिसरप्टेड हैं और उसमें भी बिलियंस का लॉस हो रहा है। एंड देन मेन थिंग इज के लोग मारे जा रहे हैं अक्रॉस बोथ साइड, तो दैट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हतमी तौर पे कुछ कहना है जी कि एग्जैक्टली क्या होगा, आई थिंक दिस इज नाउ एंटायरली अप टू डिसीजन मेकर्स जो दोनों साइड। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, इससे पहले जब MOU साइन हो रहा था तो ये खलीजी ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात किसी हद तक बेहतर हो रहे थे, या वो रिफ्ट का खात्मा हो रहा था, या हमने ये देखा कि वो पोस्ट वॉर सिचुएशन पे जो टारगेटेड एरियाज थे उनमें से कुछ ममालिक को मिन्हा किया गया, लेकिन अब तो ओवरऑल हर मुल्क के ऊपर जो है जवाबी हमले किए गए हैं। तो अब की बार वही रिफ्ट जो है उसके खात्मे का मंजरनामा होगा, मजीद सिफारती महाज पे बढ़ने की तगोदो देखने में आएगी, या फिर सूरत हाल बदल भी सकती है? आई थिंक पहले तो ये कि दे शुड बेसिकली जो बात हो रही सीज फायर की कि 10 दिन का कम से कम आप गैप दे दोनों साइड एंड देन वी गेट बैक। और आपकी बात ठीक है, लास्ट टाइम आई थिंक देयर वाज सम आई वुड से सम गुडविल
स्पेशली आई रेफर टू जो सैयद अली खamenei शहीद का कि आखिरी रसूमात थी उसमें कौन कौन शामिल था. दिस वाज सऊदीज वर देयर, कतरीज वर देयर डिस्पाइट बीइंग अटैक्ड. और अभी भी देखें अगर मेडिएशन में कतर दोबारा आ गया था इसका मतलब है कि डिस्पाइट के देवर अटैक. बाकी देखिए सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अभी इसमें ईरान का एक स्टांस हो सकता है कि आपने बेसिस दिए और वहां से हमले हो रहे हैं. दे कैन ऑलवेज से कि दिस इज फॉर आवर सेल्फ डिफेंस. तो ये तो आई थिंक बहुत पुराना अरेंजमेंट है. बट आई फील कि नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको सीज फायर होकर दोबारा दे शुड सिट डाउन एंड देन दे स्टार्ट नेगोशिएशन. लेकिन उसमें आपकी बात ठीक है कि अभी नए प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं और उनको भी आई थिंक वील हैव टू टेक इनटू अकाउंट. जो भी नेगोशिएट उनके लिए आई थिंक बिकम मोर डिफिकल्ट. बट लेट्स होप कि जो है अमन की तरफ से चीजें जाएं, अदरवाइज देयर विल बी ह्यूज डिस्ट्रक्शन इन द रीजन. सालिसों के लिए मुश्किलात का जो है वो बढ़ना इस वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि हालात जो हैं बेहतरी की जानिब माइल हों और दुनिया पर सही खतरे के बादल जो हैं वो ये छटें. बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब इस हवाले के लिए. नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त. आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के बाद.